मैं डॉक्टर सीबी शर्मा व्यावसायिक सांख्यिकी के कोरिलेशन पर चर्चा कर रहा था, सहसंबंध पे चर्चा कर रहा था। संबंध में मैंने पीछे 2 वीडियो आपको दे चुका हूँ, 2 लेक्चर वीडियो जारी हो चुका है, जिसमें हम सहसंबंध के विभिन्न विधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछला वीडियो यानी 2 नंबर के वीडियो में, ये वीडियो क्रमांक 3 है, सहसंबंध के संबंध में या सांख्यिकी के दोनों लेसन रिग्रेशन और कोरिलेशन को साथ लेके चलें तो दोनों के संबंध में ये 3रा नंबर का वीडियो है मेरा। तो पीछे वाले वीडियो में यानी 2 नंबर के वीडियो में मैंने कार्ल पियर्सन के सहसंबंध के बारे में बताया था और बताते हुए आपसे ऐसा कहा था कि कार्ल पियर्सन के सहसंबंध को निकालने की 2 विधियां हैं। पहले को कहते हैं डायरेक्ट मेथड और दूसरे को कहते हैं शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष रीति और शॉर्टकट मेथड यानी अप्रत्यक्ष रीति या लघु रीति। तो लघु रीति पर पिछले दिन एक क्वेश्चन किए थे और डायरेक्ट मेथड का केवल आपको सूत्र दिया था। तो आज डायरेक्ट मेथड का एक प्रत्यक्ष रीति का एक छोटा सा क्वेश्चन हल करेंगे ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि गणना की विधि किस प्रकार होगा और क्या स्टेप होगा। तो हम लोग कर रहे हैं कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन और मेथड होगा डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष रीति। तो कोरिलेशन और मेथड है, इसको मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जैसा कि आपको ज्ञात है हमेशा 2 वेरिएबल दिया रहेगा, कोई भी 2 वेरिएबल, यानी एक x दिया हुआ है और दूसरा y दिया हुआ है। 2 वेरिएबल आपको दिया हुआ रहेगा। वो दिए हुए वेरिएबल कोई भी आइटम दिया हुआ है, जैसे हिंदी में प्राप्तांक और अंग्रेजी में प्राप्तांक, तो आप एक को x लिख देंगे, दूसरे को y मान लेंगे। या किसी क्लास के 10 बच्चों का वजन दिया हुआ है या 10 बच्चों की आयु दी हुई है, तो इसको भी वजन को आप x मान लीजिए, आयु को y मान लीजिए। यानी जो 2 टर्म, जो 2 चर, दो डाटा जिसके बीच में आपको सहसंबंध निकालना है, उसमें से एक को x रख लेना है और दूसरे को y रख लेना है। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं छोटा सा, ताकि बोर्ड में गणना किया जा सके। x है दिया हुआ 10, 12, 15, 10, 12, 15, 16, 10, 12, 15, 16 और एक लास्ट ले रहा हूँ 22। ऐसा एक छोटा सा ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर होता रहे कि और ज़्यादा इसमें आपको क्लियर हो जाए और ज़्यादा इसमें समय भी नहीं लगे गणना करने में, तो इसलिए एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ। और दूसरा है y। तो y में हमने रखा है 20, दूसरा 20 के बाद दूसरा रख रहा हूँ 24, 20, फिर है 24, फिर है 28, फिर है 30 और उसके बाद रख लेते हैं 33। ऐसा एक छोटा सा उदाहरण ले लिया। इससे हम लोग डायरेक्ट मेथड से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक निकालने का प्रयास करेंगे। सहसंबंध गुणांक को देखेंगे। सबसे पहले सहसंबंध गुणांक को, जैसा कि आपको स्पष्ट है, R से डिनोट करते हैं, R के द्वारा इसको दिखाया जाता है। तो R इक्वल्स टू समेशन x y अपॉन समेशन d स्क्वायर x रूट अंडर इंटू समेशन d स्क्वायर y। ये सूत्र है इसका। इस सूत्र की मान्यता ये है, या डायरेक्ट मेथड का मान्यता ये है कि इसमें जो भी डेविएशन लिया जाएगा, जो भी पदों का विचलन लिया जाता है, वो वास्तविक माध्य से लिया जाता है। यानी x सीरीज का और y सीरीज का दोनों का वास्तविक माध्य पहले निकालेंगे और वास्तविक माध्य निकालने के बाद उस माध्य की मदद से हम लोग दोनों का डेविएशन निकालेंगे। तो पहले वास्तविक माध्य निकाल रहा हूं, तो इसके लिए पहले मीन निकालेंगे दोनों का। तो समेशन x इक्वल टू 2, 7, 13, 15, 2, 3, 4, 5 और 2, 7, 75 हो गया और n इक्वल टू 5।
यानी हम लोग x बार यदि निकालना चाहें तो x बार इक्वल टू समेशन x अपॉन n, यानी एक सीरीज का माध्य निकाल रहे हैं, यानी 75 अपॉन 5 यानी 50, यानी x सीरीज का माध्य कितना हो गया, 15 हो गया, 15 हो गया, 15 x सीरीज का माध्य हुआ। अब हम लोग दूरी निकालेंगे 15 से, तो हम लोग डेविएशन निकालेंगे, यानी dx निकालेंगे बराबर x बार, और x बार कितना था 15, यानी 15 से दूरी निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा -5, ये -5 हो जाएगा, -5, और ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा +1 और +7। अब इसका योग तो आपको पता ही है कि इसका योग कितना आएगा, इसका योग हमेशा 0 आएगा। इसका मतलब कि जब डेविएशन माध्य से लिया जाता है वास्तविक माध्य से, तो उसका डेविएशन यानी पद विचलन 0 होता है। अब इसके बाद हमें इसका स्क्वायर कर लेना है, उसको हम लोग कहते हैं d²x। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 0, 1 और 7 का स्क्वायर करेंगे 49। इसका टोटल कर लेंगे 50, 75 एंड 9, 75 एंड 9 84, ये आ गया d²x। अब वैसे ही हम लोग y सीरीज का पहले मीन निकालेंगे, y सीरीज का भी पहले माध्य निकालेंगे, y बार इक्वल टू समेशन y डिवाइडेड बाई n, यानी y सीरीज में जितने भी मद हैं उनका टोटल कर लेंगे और फिर नंबर ऑफ आइटम से यानी पदों की संख्या से भाग दे देंगे। तो यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं पहले समेशन y, तो 4, 12, 12 और 3 15, 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 3 13, यानी 135 एंड n इक्वल टू 5, यानी y बार 135 डिवाइडेड बाई 5, यानी ये हो जाएगा 27, यानी इसमें y सीरीज का मीन कितना हो गया 27। अब हम लोग 27 से डेविएशन निकालेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ dy किससे निकाल रहे हैं, y बार से, y बार कितना है 27, तो ये आ जाएगा -7 -3 +1 +3 +6, तो ये पुनः 0 होगा। आपको बताई है कि जब डेविएशन वास्तविक माध्य से लिया जाएगा तो dy और dx दोनों क्या होगा 0 होगा। अब इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, d²y 49 9 1 9 36, इसका टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा 104, 9 18 19 28 और 6 34, 7 7 और 3 10, 104, ये आ गया d²y। अब हमें चाहिए फार्मूला के रिक्वायरमेंट को, देखिए ये निकल चुका है, ये निकल चुका है, अब ऊपर वाला xy निकालना है, xy यानी dx और dy का गुणनफल करना है। xy कहाँ से आएगा, तो dx और मल्टीप्लाइड बाई dy करेंगे तो आ जाएगा xy निकल आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, dx 5 और 7, ये हो जाएगा 35, साइन हो जाएगा प्लस, ये 9 हो जाएगा, साइन होगा प्लस, इसको कर लेंगे, ये 1 और 0 तो 0, 1 एंड 3 तो 3, साइन होगा प्लस, और 7 और 6, 7 और मल्टीप्लाइड बाई 6 तो 42 और साइन होगा प्लस, इसका टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा ये 45 और
80 89, ये 89 हो रहा है। एक बार और टोटल कर दें, 9 5 14, 14 3 17, 17 और 2 19, और ये हो जाएगा 4 और 4 8, 89। अब इसको हम लोग फार्मूला में रख देंगे, और r इक्वल्स टू xy कितना है 89, और यहाँ पर समेशन डी स्क्वायर एक्स कितना है 84, और समेशन डी स्क्वायर वाई कितना है 104। अब इसको हम लोग और हल कर लेंगे। अब इसको हल कर लीजिए, एक r का वैल्यू निकल आएगा, इसको यदि हम लोग हल कर लें तो r इक्वल टू कुछ भी हमें ज्यूम कर लिए, r इक्वल टू आ गया 0.93 आ गया है ना। r ये मान लिए, इसको हल कर लीजिए। ये है, नीचे में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर रूट निकाल लेना है। कैलकुलेटर आपको अलाउ है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से ये r का मान निकल आएगा, इसके मदद से r आ गया। अब ये r कैसा है, ऊपर में जो साइन रहेगा वही r रहेगा। ऊपर का साइन क्या है प्लस, ये क्या है प्लस 89 है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे प्लस 0.93। यदि ऐसा आता है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो वास्तविक वैल्यू आएगा उसको लिख देंगे। अब कभी कभी बोलता है कि इस पर कमेंट करिए, नहीं भी बोलता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग लिख देंगे सो देयर इज वेरी हाई, 90 से 0.90 से ज्यादा है, वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में बहुत ही उच्च स्तर का पॉजिटिव सहसंबंध है, यानी धनात्मक सहसंबंध है x और y का। ऐसा हम लोग कमेंट दे सकते हैं नीचे में। तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया। डायरेक्ट मेथड में याद रखना है आपको कि जो डेविएशन लेना है वो डेविएशन वास्तविक मीन से लेना है, एक्चुअल मीन से डेविएशन लेना है। इसके बाद इसी में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जिस पर चर्चा करना आपसे आवश्यक है। कभी कभी प्रश्न में कह सकता है या हमें निकालना पड़ सकता है, क्या निकालना पड़ सकता है, स्टैंडर्ड एरर SER, इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है मानक विभ्रम। मानक विभ्रम का मतलब ये है स्टैंडर्ड एरर, यानी हम लोग कोई पॉपुलेशन से इस डेटा को निकाले हैं। मान लीजिए किसी कक्षा के 10 छात्रों का हम लोग निकाले हैं प्राप्तांक, तो ये पूरे कक्षा को क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे, और 10 छात्र को हमने जो निकाला है उसको क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं, है ना। तो पॉपुलेशन से सैंपल मैच करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है, क्या उसमें कोई गलती हो सकता है, इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ R मतलब कोरिलेशन का, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ R बराबर क्या है, 1 - R स्क्वायर और रूट अंडर n करते हैं, 1 - R स्क्वायर रूट अंडर n। अब सपोज करिए कि ये जो हम लोग R निकाले हैं, इसी केस में बोल दे कि आप स्टैंडर्ड एरर भी निकालिए, यानी मानक विभ्रम भी निकालिए, है ना। तो आप ऐसा इसी को फार्मूला में रख देंगे, स्टैंडर्ड एरर 1 - -0.93, इस केस में 93 आया हुआ है, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर और डिवाइडेड बाय रूट अंडर n। इस डेटा में कितना था, नंबर ऑफ आइटम 5 था, तो ऐसा रख देंगे। फिर इसको हल कर लीजिए, तो जो आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मानक विभ्रम कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ R कहते हैं। अब एक चीज और निकालना हो सकता है, कई बार निकालना हो सकता है प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल एरर, इसको कहते हैं संभाव्य विभ्रम भी निकालने के लिए दिया हुआ हो सकता है। तो
प्रोबेबल एरर को कैसे डिनोट करना है, पीई आर। पी आर बराबर 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर आर, ये इसका फार्मूला है। 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर। तो इसी केस में जो स्टैंडर्ड एरर आएगा ये टेबल वैल्यू है, ये हमेशा प्रोबेबल एरर के दशा में ये हमेशा रहेगा, क्योंकि ये 50% प्रोबेबिलिटी निकालता है और ये 67.45% पर प्रोबेबिलिटी निकालता है। इसलिए इसमें 67% को जब आप हल करेंगे तो ये 67.45% है, तो ये आ जाता है 0.67 और 45, और स्टैंडर्ड एरर तो देख ही रहे हैं, आप निकाल लेंगे। इस प्रकार से आप प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हैं। अब इसके बाद कभी कभी निकालना हो सकता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इक्वल टू होता है आर स्क्वायर, यानी जो आपने आर निकाला है उसका स्क्वायर कर दीजिए सिंपली। मान लीजिए इस उदाहरण में हम निकाल रहे हैं तो आर कितना आया है, प्लस 0.93 आया है, इसी का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हो गया है ना, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इस प्रकार से आ जाएगा। कभी कभी एक और मद होता है, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, तो ये होता है 1 माइनस आर स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। आप एक बार आर का वैल्यू निकाल लिए, यानी कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लेते हैं तो बाकी सब काम सहज हो जाता है, बाकी सब काम को आप आसानी से कर सकते हैं जैसा क्वेश्चन में कहा हुआ है। यदि क्वेश्चन में कहा है तो आपको ये कैलकुलेशन करना है, अदरवाइज आपको यहाँ कमेंट तक में रुक जाना है, कमेंट के बाद आगे का हल करने की जरूरत नहीं, आगे की चीजें निकालने की जरूरत नहीं। कभी कभी आपको प्रश्न में कुछ अलग तरह से डेटा दिया हुआ रहता है, ये दो सीरीज के फॉर्म में नहीं रहता है ना। कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा इसको जानना है। इसका काम आगे भी पड़ेगा सैम्पलिंग वाले चैप्टर में, या आप आगे के बाकी चैप्टर में भी रिग्रेशन आप बनाएंगे वहां पर भी इसका इस्तेमाल है। तो इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से इसको जानना है, हमेशा इसका भविष्य में भी काम पड़ेगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से और जानकारी के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में कई बार डेटा ऐसा भी दिया रहता है, ऐसा दिया हुआ रहेगा और मान लीजिए लिखा हुआ है समेशन x माइनस 10 बराबर 80, ये हो गया। फिर समेशन x माइनस 10 समेशन x माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 864 समेशन y माइनस 12 इक्वल टू समेशन y माइनस 12 इक्वल टू 120 और समेशन y माइनस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 900, यदि ऐसा दिया हुआ है। और एक दिया हुआ रहेगा समेशन x माइनस 10 इंटू समेशन इंटू y माइनस 12, ये दिया हुआ है 240 एंड n इक्वल टू 09। अब इसको हल करना है, ऐसा दिया हुआ है कि इसमें आप कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालिए।
तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई रेक्टिफिकेशन, इसमें थोड़ा सा आपको अपना लगाना है, क्योंकि डेटा तो दिया हुआ नहीं है। जैसा कि आप पहले बनाए थे, x दिया हुआ रहेगा सीरीज में, y दिया हुआ रहेगा सीरीज में, ऐसा यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। x और y सीरीज के रूप में नहीं दिया हुआ है। लेकिन आपको समझना ये है कि इसमें इनडायरेक्टली चीजें निकाल के दी हुई है और काम आपके लिए बड़ा ही सरल हो गया है ना। इसमें कैसे निकाल के दिया हुआ है आइटम, आप आइए इसका ध्यान रखिए, इसका ध्यान करिए। आपको जो दिया हुआ है समेशन x माइनस 10 बराबर इक्वल्स टू 80, ये दिया हुआ है। ये है समेशन dx, इसको dx मानिए, आपको dx का जरूरत पड़ता है फार्मूला में। फिर दिया हुआ है समेशन y माइनस 12, ये दिया हुआ है 120, ये है समेशन dy। फिर समेशन x माइनस 10 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है 864, ये है समेशन d स्क्वायर x। समेशन y माइनस 10 नहीं, ये 12 है, ये इसका स्क्वायर y माइनस 12 स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, ये दिया हुआ है y माइनस 12 स्क्वायर 900, ये हो जाएगा समेशन d स्क्वायर y। और एक चीज दिया हुआ है लास्ट में, समेशन x माइनस 10 इंटू y माइनस 12 इक्वल टू 240। ये क्या है, ये है dx dy, समेशन dx dy। तो सारे चीज देखिए निकाल के दिया हुआ है, ये सारा निकाल के दिया हुआ है। जो आपको ऐसे डेटा में जो पूरा डेटा दिया रहता है x सीरीज और y सीरीज में, उसमें निकालना पड़ता है। अब आप यहाँ पर सीधा कार्ल पियर्सन का फार्मूला लगाएंगे, r इक्वल टू समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy इंटू ये डिवाइडेड बाई n, समेशन d स्क्वायर x समेशन dx समेशन d स्क्वायर y समेशन dy और डिवाइडेड बाई n। ये जो कार्ल पियर्सन का फार्मूला है शॉर्टकट मेथड का, इसी फार्मूले पर आपसे पीछे दिन चर्चा किए थे। इस पर आप इस फार्मूले में सीधा इन वैल्यूज को रख देना है, आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना है, इसलिए बड़ा सरल है ये फार्मूला आप पहले जानते हैं। इसी में इन वैल्यूज को रख दीजिए। समेशन dx dy 240, समेशन dx 80, समेशन dy समेशन dy 120 डिवाइडेड बाई n तो यहाँ दिया ही हुआ है 9, समेशन d स्क्वायर x समेशन d स्क्वायर x 864 समेशन dx 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। अब दूसरा d स्क्वायर y 900 dy 120 और ये हो जाएगा 9। अब इसको हल कर लीजिए तो r का वैल्यू निकल आएगा, है ना। इसको हल कर लेंगे तो सीधा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r यानी कार्ल पियर्सन का जो भी वैल्यू आ जाएगा, इसको हल करने पर। मतलब कहने का ये हुआ कि यदि ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन तो और आसान हो गया काम आपके लिए, क्योंकि सब निकाल के दिया हुआ है। परंतु यदि आप इस फॉर्म को नहीं देखे रहेंगे तो आपको लगेगा ये तो अलग तरह से दिया हुआ है ना। आपको कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसको